तो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारा सीरियल के अंदर में हम लोग क्रॉप पढ़ रहे थे। हमारा पिछले क्लास में हम लोग धान के बारे में पढ़े थे, राइस पहला क्रॉप था। तो आज जो क्रॉप पढ़ने वाला है पहला जो है व्हीट, है ना। व्हीट मतलब गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है व्हीट, ठीक है। पहली बात तो मैं देखिए क्रॉप का जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सब चीज़ ना देखो, जो मेन चीज़ बहुत सारे चीज़ है पॉइंट आप देखोगे तो बहुत सारे बुक में बहुत डिटेल्स में दिया है। बट देखिए आपका जो मेजर पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ क्वेश्चन में आ सकता है, मैं उस चीज़ को आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। क्योंकि यदि एक एक क्रॉप को मैं पढ़ाऊंगा ना तो एक एक क्रॉप ही आपके एक एक क्लास में ही चले जाएगा, ठीक है। तो वैसे करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आप लोग का, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करना ही बेटर है ना मेरे हिसाब से। तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आउट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, मैं आपको उस चीज़ को डिस्कशन कर दूंगा और नोट्स में मैं आपको डिटेल्स में दे दूंगा जो आपको पढ़ लेना। बट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप उसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वही क्वेश्चन में ही आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ यदि क्रॉप से क्वेश्चन पूछा तो इसी से ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हीट का देखिए पहले बात क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम स्पेसीज, ठीक है। ट्रिटिकम स्पेसीज। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है 2n = कितना 42, है ना। 2n क्या है 42। बेसिकली आप देखोगे व्हीट हमारा कौन सा एरिया में कल्टीवेशन होता है, बेसिकली हमारे कहाँ पे खेती किया जाता है व्हीट का, जहाँ पे आप देखोगे थोड़ा ठंडी एरिया रहता है, ठीक है। और व्हीट जो है हमारा देखिए पानी ज़्यादा वाटर लग कंडीशन जरूरी नहीं करता है ना। उसको ज़रूरत नहीं पड़ता कि पानी पूरा जैसे धान टाइप का पानी ज़्यादा रहे, इसलिए इसको कौन सा सीजन में हम लगाते हैं, रवि सीजन में, है ना। जहाँ पे जब तो हमारा क्या होता है तो कूल, है ना, ठंडी क्लाइमेट, कूल एंड ह्यूमिड, हल्का सा कूल एंड ड्राई एंड ह्यूमिड कंडीशन रहता है कभी कभी, है ना। जो कूल एंड ड्राई कंडीशन कब रहता है, जब उसका फ्लावरिंग होता है ना। जब उसका फ्लावरिंग के बाद जो मैच्योरिंग स्टेज आता है तो कूल एंड ह्यूमिड कंडीशन आ जाता है। तो वो कंडीशन कब चाहिए व्हीट के लिए, है ना, जो सुइटेबल है उसका ग्रोथ के लिए। तो हमारा बेसिकली कहाँ पे होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इधर साइड में हमारा ज़्यादा व्हीट गेहूं का खेती होता है, ठीक है। 2n क्या है हमारा 42 है इसका क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन सभी क्रॉप का एक एक जगह से होता है। जो पहला कहाँ पे वो था, देखिए जैसे हमारा राइस जो है, मैं आपको बताया था इंडो बर्मा रीजन, है ना। इंडो बर्मा मतलब हमारे इंडिया का जो इंडिया और म्यांमार का जो एरिया है वहाँ से ओरिजिन बोलते हैं, है ना, बोला जाता है। तो वहाँ से बाद में दूसरे जगह पे इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब वहाँ से लेके लोग दूसरे जगह में उसको लगाए हैं और दूसरे जगह में उसको ग्रो किया गया है। तो वैसे ही हमारा जो ओरिजिन गेहूं का है वो कहाँ पे, हमारा साउथ वेस्ट एशिया, है ना, साउथ वेस्ट एशिया। वो जो कौन सा एरिया होता है, पहले तुर्की जो है, तुर्की, वहाँ एरिया में हमारा बेसिकली ये ओरिजिन हुआ है। तो ये था हमारा व्हीट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड है ना। क्या है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारा इंडिया का ये कौन सा है, सेकेंड मोस्ट जो स्टेपल फूड है ना, आफ्टर राइस। इसको सबसे ज़्यादा हमारा मेन खाने के हिसाब से जो बोलते हैं स्टेपल फूड, मतलब हमारा मेन जो खाना है ना, उसी के हिसाब से हमारा ये सेकेंड फूड है ना, हमारा राइस के बाद। पहला कौन सा इंडिया का है हमारा, ये किसके हिसाब से, हमारे इंडिया का, है ना, भारत का। तो इसके पहले कौन सा रहता है, पहला कौन सा रहता है, राइस रहता है। राइस के बाद हम यदि दूसरे कुछ कौन सा क्रॉप को हमारा स्टेपल, मतलब हमारा जो मेन खाना के हिसाब से किसको यूज करते हैं, गेहूं को, ठीक है। और जो एरिया वाइज ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रॉप है, मतलब सबसे वर्ल्ड में कौन सा ज़्यादा क्रॉप एरिया वाइज लगाया जाता है, व्हीट, ठीक है, ये रहता है। और इसका जो क्लाइमेट कौन सा एरिया में, और इसको क्लाइमेट कौन सा है, इसको मैं बताया आपको, कूल एंड ह्यूमिड कंडीशन, है ना, ठंडी एरिया में ज़्यादातर इसको लगाया जाता है ना। जो व्हीट जो था हमारा वर्ल्ड का कौन सा फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है, पहले इसी को कल्टीवेट किया गया था। पुराना जो क्रॉप है जिसको पहले कल्टीवेटेड किया गया था, फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना रहता है, 8 to 11%। इसमें जो प्रोटीन रहता है उसके नाम क्या है, ग्लूटेन प्रोटीन रहता है। ग्लूटेन प्रोटीन के कारण उसको हम जो हमारे जो चपाती बनाते हैं, है ना, जो गेहूं से उसको ग्राइंड करके, है ना, सुखा के ग्राइंड करके, वो जो चपाती बनाने का जो क्वालिटी है इस ग्लूटेन के कारण। इसलिए इसका आपका जो क्वेश्चन आता है बहुत, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, है ना, ब्रेड मतलब क्या है, चपाती, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी
जो है हमारा किसके कारण होता है, कौन सा प्रोटीन के कारण, ग्लूटेन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा बहुत, ये जो प्रोटीन है जो कि हमारा गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा गेहूं का अलग अलग क्या है, इसका ओरिजिन बताया आपको, और ये हमारे इंडिया के सेकेंड मोस्ट स्टेपल फूड है, और ये कौन सा क्लाइमेट में, कूल, है ना। और फर्स्ट कल्टिवेटेड जो क्रॉप है जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना क्रॉप है ना, उनमें से एक है। तो ये 8 से 11% इसमें ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उसका ब्रेड मेकिंग क्वालिटी है। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये था हमारा व्हीट का कुछ। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखना है, कौन सा वेराइटी जो स्पेसिस है व्हीट के हिसाब से, मैं ट्रिटिकम स्पेसिस बताया, तो उसी हिसाब से कौन सा है जो हमारा कॉमन ब्रेड है, हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट जो बोलते हैं, या मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको मेनली हमारा जो कॉमनली हम लोग जो व्हीट यूज करते हैं ब्रेड मेकिंग करने के लिए, मतलब चपाती बनाने के लिए, वो कौन सा है हमारा, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ठीक है। और एक व्हीट है, उसका नाम क्या है, एमर व्हीट। उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम डाइकोकम। है ना। इसको किसके लिए यूज करते हैं, जैसे सूजी, है ना, उपमा, ये सब के लिए, है ना। उसके बाद कौन सा हमारा, मार्कोनी व्हीट। उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ये इसको क्या बोलते हैं, और मार्कोनी व्हीट। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, एमर व्हीट का साइंटिफिक नेम, मार्कोनी व्हीट का साइंटिफिक नेम, कॉमन ब्रेड व्हीट या कॉमन व्हीट या मैक्सिकन व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और जो इंडियन व्हीट और एक है इंडियन ड्वार्फ व्हीट, उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, है ना। ये है, ये चारों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ना। पूछ लेते हैं कि एमर व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है ना, इंडियन ड्वार्फ व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है। ये थोड़ा वाइल्ड वेराइटी है व्हीट का, ठीक है। इंडियन व्हीट जो है ना, लो मतलब प्रोडक्टिविटी इसका है, मतलब कम प्रोडक्शन उसको देता है एक हेक्टर में। तो ये था हमारा व्हीट का क्लासिफिकेशन वाइज और उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं उसका टेम्परेचर, सीड रेट, जर्मिनेशन, क्या क्या रहता है। ठीक है। तो व्हीट का जो है, व्हीट का जो फ्रूट है उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारे राइस का फ्रूट को मैं क्या बताया था, फ्रूट का टाइप कौन सा है, कैरियोप्सिस। वैसे व्हीट का भी सेम है, क्योंकि दोनों ग्रामीनी फैमिली से है ना, और दोनों क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब जानते हो, उसका जो मेल का जो पोलन ग्रेन, वही फीमेल का जो उसका जो स्टिग्मा पे जो उसको फर्टिलाइजेशन होता है, वही सेम फ्लावर का ये में होता है, ठीक है। उसको हम सेल्फ पॉलिनेटेड बोलते हैं। तो व्हीट और राइस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। तो फ्रूट जो इसका है, क्या उसको बोलते हैं, कैरियोप्सिस, है ना। इसका जो फ्लावर है या इन्फ्लोरेंसेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेड बोलेंगे या स्पाइक बोलेंगे, ठीक है। हेड स्पाइक, है ना, उसको बोलते हैं हेड या स्पाइक, और क्या बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फ्लावर क्या बोलेंगे हम, हेड, स्पाइक और ईयर। और राइस में हम क्या बोलते थे, पेनिकल, ठीक है, जो उसका जो फ्लावर को, और फ्रूट को क्या बोलते थे, कैरियोप्सिस बोलते थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी, द फ्रूट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड एज, है ना। तो इसको याद रखिएगा। और टेम्परेचर अभी जानना है, कितना टेम्परेचर में इसका चाहिए। तो आपको बताया था ठंडी क्लाइमेट का क्रॉप है व्हीट, है ना। उसका जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, है ना, मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए जिससे कि हमारा जर्मिनेशन, क्योंकि देखिए हमारा क्रॉप का ग्रोथ के लिए, ग्रोथ मतलब क्या, उसका जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब जितना भी क्रिया प्रक्रिया, जो भी मतलब जो भी रिएक्शन वगैरह होता रहता है, सभी के लिए, सभी क्या से कंट्रोल होता है, टेम्परेचर के कारण। तो हमारा रूट का देखिए, पहले तो हमारा सीड, हम बीज को सोइंग करते हैं, है ना, वो बीज क्या होता है, जर्मिनेट होता है ना। जर्मिनेटेड होने से बाद उसका फिर बहुत सारे फोटोसिंथेसिस से लेकर रेस्पिरेशन से लेकर सब चीज क्या है, हमारा टेम्परेचर से कंट्रोल है। तो हमारा जो व्हीट के लिए क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिससे कि उसका ग्रोथ अच्छा हो और जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। तो हमारा व्हीट के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर
20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये तीनों जो मैं आपको बताया था मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल टेम्परेचर, कार्डिनल टेम्परेचर। ठीक है, ये था टेम्परेचर हमारा व्हीट का ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद हमारा सीड रेट, सीड रेट एंड स्पेसिंग कितना चाहिए हमारा व्हीट के लिए हम लोग लगाते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल सोइंग के लिए है ना, नॉर्मल हम लोग सोइंग करते हैं व्हीट का, उसके लिए कितना चाहिए हमारा 100 kg, है ना, 100 kg पर हेक्टर चाहिए। यदि हम ड्रिलिंग के हिसाब से करके नॉर्मल स्विंग के बाद ड्रिलिंग करेंगे तो इसके लिए हमारा 40 kg हमारा सीड रेट चाहिए। ठीक है, ये हमारा सीड रेट के हिसाब। और स्पेसिंग कितना है व्हीट के लिए 22.5 इंटू 10, है ना, 10 या 15 इसका रहता है सेंटीमीटर। ये उसका क्या है, स्पेसिंग है। ये 22.5 क्या है, रो टू रो, मतलब कतार से कतार, और 10 सेंटीमीटर क्या है, प्लांट से प्लांट के बीच में स्पेसिंग रहता है। ठीक है, ये था हमारा व्हीट का स्पेसिंग और उसका जो ये है क्या, सीड रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या चाहिए, है ना, जिससे हमारा सभी क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर चाहिए उसका ग्रोथ के लिए। तो हमारा क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट मिलता है ना। तो हमारा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, उसका जो रेशियो रहता है कितना, 120, 60, 40। ठीक है, ये रहता है 120 kg, 60 kg, 40 kg पर हेक्टर, है ना, पर हेक्टर हमारा फर्टिलाइजर चाहिए, है ना, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटाश के फॉर्म में NPK का रेशियो। और इसका जो मेन एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर इसमें हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, वो क्या है, एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है हमारा व्हीट में, है ना, गेहूं में सबसे ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर, कौन सा फर्टिलाइजर हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, ये था उसका मैनर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट, है ना। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है व्हीट के कॉमन ग्रोथ के लिए, जैसे मैं आपको बताया था धान का जो कॉमन ग्रोथ के लिए कितना चाहिए हमारा 1400 mm या 140 सेंटीमीटर, है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना 10 mm है, तो 1400 mm चाहिए, 1400 से 1500 के बीच में, है ना, ऐसा नहीं स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसकी भी रेंज में। तो वाटर इसके लिए, गेहूं के लिए कितना चाहिए हमारा मिनिमम 800 mm तक। ठीक है, 800 mm तक चाहिए, 600 से 800 तक चाहिए। तो ये जो वाटर रिक्वायर, इसका जो सेंसिटिव स्टेज आपको बताया था, क्रिटिकल स्टेज बताया था, है ना। क्रिटिकल स्टेज क्या है, कौन सा स्टेज जहाँ पे इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब कौन सा स्टेज के बिना आपके पास इरिगेशन, मान लो 6 इरिगेशन है, तो आप जितना इरिगेशन हमें कौन सा स्टेज में देना चाहिए जहाँ पे क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होगा, और जहाँ पे नहीं देंगे तो जो स्टेज में जिससे कि हमारा क्रॉप के ऊपर नुकसान ही होगा, वो है हमारा क्रिटिकल स्टेज। तो व्हीट का यदि हमारे पास एक इरिगेशन है तो हमारा उसका जो सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज कौन सा है, जहाँ पे इरिगेशन यदि हमारे पास सिंगल इरिगेशन देने को है, हम कौन सा देंगे, वो है CRI। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन। जब इसका क्राउन रूट बनने लगता है, उस जो स्टेज है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज है, जहाँ पे इरिगेशन देना, पहला इरिगेशन हम हमारे पास जो यदि एक इरिगेशन बचा है हम उसी में देंगे। जो 2 इरिगेशन है तो फिर हमारे क्रिटिकल स्टेज में कौन सा सेकेंड इरिगेशन देंगे, फ्लावरिंग, फिर तीसरा है, फिर हम टिलरिंग, फिर चौथा है मिल्किंग। ऐसे ही हमारा क्रिटिकल स्टेज व्हीट का कितना है, 6 है, 6 क्रिटिकल स्टेज है। बट जो मेन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, CRI, है ना। जैसे आपको गेहूं राइस का बताया था, कौन सा, बूटिंग और पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव स्टेज है, या उसको क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं, है ना, क्रिटिकल स्टेज जहाँ पे जरूरी है ना। ये क्राउन रूट क्या है, देखिए ये है गेहूं का प्लांट, ठीक है, ये गेहूं का प्लांट है। गेहूं का ये देखिए प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट है ना। ये जो साइड में एक ठो रूट निकलता है, इसको बोलते हैं हमारा क्राउन रूट, है ना। ये जो इनिशिएट, इसका जो ग्रोथ पहले ये जो रूट जब निकलने लगेगा तो उसके, ये जब निकलने लगता है ना, उस स्टेज जो रहता है उसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। और ये कब आता है, तो 20 से 25 दिन डे आफ्टर सोइंग, है ना, मतलब हमारा जो बीज बुआई करने का 20 से 25 दिन के बाद आता है। तो हमें उस दिन में, उसी टाइम में इरिगेशन देना है।
ठीक है, तो ये था हमारा वाटर मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट, है ना। वीड मैनेजमेंट में सबसे जो एब्सोल्यूट वीड है ना, एब्सोल्यूट वीड है जो आएगा ही आएगा, है ना, वो कौन सा है हमारा, चेनोपोडियम वीड के फील्ड में, है ना। ये कौन सा हमारा ब्रॉड लीफ वाला वीड है, हमको बताया था नैरो लीफ ब्रॉड वीड। नैरो लीफ कौन सा, जो हमारा पतला पत्ती वाला है ना। ये नैरो ब्रॉड लीफ मतलब जो बहुत बड़ा पत्ती उसका रहता है साइज, है ना। एब्सोल्यूट कौन सा वीड है, कौन सा, चेनोपोडियम। उसके बाद ऑब्जेक्शनेबल वीड मतलब जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एक टाइप का, है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस, उसमें कौन सा है, कन्भन हिरनखुरी जानते हो, कन्वोल्वुलस आर्बेंसिस, कन्वोल्वुलस आर्बेंसिस इसको बोलते हैं। ये वीड फील्ड का ऑब्जेक्शनेबल वीड है, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जैसे हमको होता है ना, ये मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन वीड है वीड फील्ड का, ये बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला इंपॉर्टेंट, कॉमन वीड कौन सा है, ये है कौन सा, फाइलारिस, फाइलारिस माइनर, फाइलारिस माइनर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, और आप लोग सुने होंगे गेहूं के मामा, गेहूं के मामा बोलते हैं, मतलब क्योंकि ये क्या है, गेहूं टाइप का पूरा मिल जाता है, इसका जो ये रहता है सीड रहता है या इसका जो पत्ती रहता है ना, वो गेहूं के टाइप के पूरा एक जैसे पूरा दिख जाता है। तो कॉमन वीड जो है ये कौन सा, हमारा फाइलारिस माइनर। इसका जो टेस्ट वेट है, आपको एक चीज़ तो पहले बताना, जो टेस्ट वेट क्या है, टेस्ट वेट क्या है, एक क्रॉप का जब हम 100 सीड को गिन के लेंगे, 100 सीड लिए, उसका वेट को हम यदि मेजर करेंगे, उसका वेट जितना होगा वो है उसका टेस्ट वेट। तो हमारा व्हीट का टेस्ट वेट कितना है, 40, है ना। 40 तो हम सीड लिए, बीज लिए हमारा व्हीट का, उसको हम यदि वेट करेंगे उसका क्या बताता है वो टेस्ट वेट। तो व्हीट का जो टेस्ट वेट कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है, जो राइस का भी कितना है आपको बताना भूल गया था, 25 ग्राम है ना। बासमती राइस का कितना, 21 ग्राम है। तो ये जो व्हीट कितना है बताया, 40 ग्राम है। ये जो फाइलारिस माइनर है इसका जो टेस्ट वेट कितना है, 2 ग्राम है, जो कि कॉमन वीड है हमारा गेहूं में। ठीक है, और इसके जो वीड मैनेजमेंट के लिए हमारा व्हीट में कौन सा हर्बिसाइड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आइसोप्रोट्यूरन। आइसोप्रोट्यूरन जो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, कौन सा है, आइसोप्रोट्यूरन। ये जो हर्बिसाइड है इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं कौन सा में, व्हीट में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था प्रोपानिल यूज करते हैं, ब्यूटाक्लोर यूज करते हैं कौन सा, राइस में, है ना। प्रोपानिल जो हमारा पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड बताया था राइस किल में, वैसे ही हमारा वीड में कौन सा, सॉरी व्हीट में गेहूं में कौन सा करते हैं हम लोग, आइसोप्रोट्यूरन। ठीक है, तो अब टेस्ट वेट पहले याद रखना है हमें, 40 ग्राम है गेहूं का, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये कॉमन वीड जो पूछता है बहुत बार, है ना, इसको याद रखना है। और सीआरए स्टेज को आपको बताया कि जो क्रिटिकल स्टेज है, क्राउन रूट इनिशिएशन, है ना, ये हो गया। और बायो फर्टिलाइजर आपको याद रखना पड़ेगा, एजोटोबैक्टर कॉमनली यूज करते हैं हमारा गेहूं में। तो ये था हमारा वीड मैनेजमेंट तक। ठीक है, हमारा कॉमनली एक तो ये तो हो गया हमारा वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट हो गया। जो कॉमन हम लोग क्रॉप लेते हैं इंटरक्रॉपिंग करने के लिए व्हीट के साथ, किसको लेते हैं, हमारा कॉमन जो किसको लेते हैं इंटरक्रॉपिंग में, इंटरक्रॉपिंग आपको बताया था, यदि एक साथ 2 क्रॉप को लेना है, ग्रो करना है, और यदि एक क्रॉप बाई चांस हमारा क्या हुआ, फसल हानि हुआ, मतलब किसी कारण के लिए फसल मर गया, तो दूसरे क्रॉप से हमें फायदा मिल जाता है, मतलब फार्मर को उससे कुछ फायदा मिल जाता है, ये होता है। और क्या होता है, हमारा फील्ड का क्या होता है, जो फर्टिलिटी है ना, जो उसका जो उर्वरकता जो बोलते हैं ना, उसको भी वो मेंटेन करता है ना, फर्टिलिटी स्टेटस, है ना। तो इसलिए हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग हम लोग व्हीट के साथ कौन सा बेसिक कॉमनली लेते हैं, सरसों, मस्टर्ड, है ना। उसका जो रेशियो रहता है व्हीट और मस्टर्ड का, वो कितना रहता है, 9:1, मतलब 9 लाइन हम लोग क्या गेहूं लगाए, फिर एक रो में हम मस्टर्ड लगाए, है ना, ऐसा टाइप का लगाते हैं। तो ये कौन सा, व्हीट, और उसके बाद ये मस्टर्ड, है ना। 9:1 रेशियो में हम लोग मस्टर्ड और गेहूं को लेते हैं। ये मेनली बेसिकली इंटरक्रॉपिंग होता है, ये क्वेश्चन पूछता है व्हीट के साथ कौन सा हमारा कॉमन इंटरक्रॉप, है ना। ये था हमारा इंटरक्रॉप भी हो गया। तो ये था हमारा बेसिक सब प्रैक्टिस पैकेज है, क्या क्या हमारा गेहूं के लिए मेन इंपॉर्टेंट है ना। और क्या बताया था आपको बताना है,
इसमें कौन सा इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आईपीएम में, तब भी बता देता हूँ। इसमें जो जैसे टर्माइट है, टर्माइट सबसे ज़्यादा मेजर इसको नुकसान पहुंचाने वाला गेहूं के लिए टर्माइट है। उसके बाद उसका एफिड भी है, ठीक है, ये सब है इंसेक्ट में। और डिजीज में जैसे आपको बताया था रोस्ट, है ना, इसका रोस्ट का भी टाइप है ना, लीफ रोस्ट, स्टेम रोस्ट, है ना, इसको भी आपको बताऊंगा। इसके साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है हमारा इतना पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और कौन सा है, बंट, है ना। बंट क्या करता है, उसका जो ग्रेन रहता है, ये ग्रेन है ना, ये जैसे ये देखिए, ये क्या है, पहले तो ये क्रॉप है, क्रॉप से यहाँ से मिला ग्रेन, इसे देखो, ये इसका क्या स्पाइक है जो फ्लावर से हमारा फ्रूट बना। ये एक ठो को देखो, एक ठो ग्रेन गिराया, ये ग्रेन में क्या होता है, इसका आधा % क्या होता है, बंट में क्या होता है, फंगस भर जाता है ना। ये उसका क्या बदलाता है कि बंट के कारण हमारे करनाल में, है ना, करनाल कहाँ पे है, हरियाणा, वहाँ पे एक ठो दिखाया गया था बॉन्ड, उसके हिसाब से क्या है, करनाल बॉन्ड जो है, उसके कारण क्या होता है, व्हीट का एक्सपोर्ट क्वालिटी जो बाहर हम एक्सपोर्ट करने के लिए जो भेजते हैं, उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या होता है, नुकसान होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है करनाल बंड के कारण, है ना। तो ये था हमारे इंसेक्ट डिजीज जो है, फिर उसको हम आईपीएम जब मैं पढ़ाऊंगा डिजीज क्रॉप का पार्ट, उसको उस टाइम में आपको डिस्कशन करूंगा इंसेक्ट और डिजीज को, इसलिए मैं यहाँ पे, बट आपको साइंटिफिक नेम के साथ मैं इसको जब नोट्स में दूंगा आपको दूंगा, और उसको साइंटिफिक नेम और इंसेक्ट का और डिजीज का आपको याद रखना पड़ेगा, जो मेजर, ठीक है। तो ये इंसेक्ट डिजीज था। और जो है क्या, व्हीट और राय एक ठो सीरियल है, उसका क्रॉप, उसका जो क्रॉस करके हम लोग क्या करते हैं, इंसान क्या किया था, मतलब इंसान, हम ही लोग साइंटिस्ट लोग क्या किए थे, एक ट्रिटिकल करके एक सीरियल बनाए थे, है ना, व्हीट और राई के क्रॉस से। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्या है, मैन मेड और आर्टिफिशियल सीरियल है ये, है ना, आर्टिफिशियल सीरियल जो कि व्हीट और राई का क्रॉस से बना था। तो इसका जो इसका जो वैरायटी का नाम क्या है, DT46, इसको याद रखना है ना। DT46 जो है हमारा पहला जो वैरायटी है, कौन सा, व्हीट और राई का क्रॉस से बना है, ठीक है। तो ये सब था हमारा व्हीट के बारे में, ठीक है। तो व्हीट का बता दिया आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके इंसेक्ट डिजीज और उसका वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, बायो फर्टिलाइजर, है ना। तो ये था हमारा व्हीट का। फिर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले अभी बार्ली। तो बार्ली का मेन चीज है, देखिए बार्ली और व्हीट में क्या डिफरेंस है। बार्ली पूरा देखने को पूरा व्हीट के जैसे एकदम पूरा सेम है, बट उसका जो फ्लावर से जो उसका ये निकलता है ना, उसका जो लीफ थोड़ा ब्रॉड रहता है, मतलब थोड़ा बड़ा रहता है ना। उसका जो फ्लावर के पास के जो उसका जो ऑन बोलते हैं ना, वो थोड़ा लंबा रहता है एज कम्पेयर टू गेहूं के हिसाब से, ठीक है। तो उसका वो डिफरेंस है, बट आपको बताता हूँ उसका साइंटिफिक नेम अभी बार्ली पहले है, ठीक है। इसका बार्ली, तो उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, होडियम वल्गारे, है ना। इसका क्या क्या याद रखना है बता रहा हूँ, होडियम वल्गारे उसका साइंटिफिक नेम है। और ये क्या है, बार्ली क्या है, हम लोग बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं, हमारा जो माल्ट मतलब हमारे जो अल्कोहल बनाने के लिए, जैसे व्हिस्की, है ना, व्हिस्की, बियर वगैरह जो भी अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका माल्ट से, ठीक है। माल्ट इसका जो इसका जो स्टार्च है ना, व्हीट से बनता है, व्हीट से जो मिलता है उससे हम क्या होता है, उसको फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनता है, ठीक है। और बार्ली ऐसा क्रॉप है जो कि हमारा क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो अल्कली एंड सलाइन कंडीशन को सह लेता है, मतलब वहाँ पे ग्रो करता है। जो हमारा जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल रहता है बेसिकली, जो अल्कली और सलाइन सॉइल में, उसको हम बार्ली को लगा सकते हैं, बट एसिडिक सॉइल में क्या होता है, वो ग्रो नहीं कर सकता। तो ये उसका 3 पॉइंट जो था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो व्हीट और बार्ली अभी इतना में हमारा मतलब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्रॉप है मेज है हमारा। तो एक चीज मैं शायद भूल गया था, एक तो हाँ व्हीट का मैं बताने वाला था। इसका जो ड्वार्फनेस है ना, हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, जो, तो उसमें क्या होता है, हमारा ड्वार्फ वेराइटी जो व्हीट था, वहाँ उसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में, है ना। ड्वार्फनेस के कारण क्या होता है, हमारा व्हीट क्या होता है, वो लॉजिंग नहीं होता, मतलब गिरता नहीं है ना, और उससे क्या होता है, हाई यील्डिंग हो देता है। तो उसके कारण, क्योंकि उसके वेजिटेटिव ग्रोथ में ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं लगे रहता है ना। तो इसका जो ड्वार्फनेस है वो कौन सा जीन के कारण होता है, RST1 RST2, है ना, ये जो जीन है। और उसका जो वेराइटी है जिसके कारण ड्वार्फनेस है, उसको क्या बोलते हैं, नॉरिन
10, है ना, इसको याद रखें नॉरिंटेड को, है ना। ये था हमारा व्हीट एंड बार्ली। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है मेज या मक्का, ठीक है। तो मेज जो है वो क्या है हमारा C4 प्लांट है ना। ये जो राइस व्हीट था ये सब किस में था हमारा C3 में आता था। तो पहले अभी जो है मेज, कौन सा मेज है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज, है ना। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 20 है। इसका जो ओरिजिन कहाँ पे है, मेक्सिको, है ना। जो साउथ अमेरिका भी कभी कभी पूछ लेता है ना। ये मेक्सिको से हुआ था। नॉर्मन एनी बोरलाफ ने पहले वहाँ पे जाके वहाँ पे हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में जो स्टार्ट हुआ था वही मेक्सिको से। और यहाँ पे हमारा कौन सा एक इंस्टीट्यूट है जो कि सीमेट, है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेज एंड व्हीट रिसर्च, है ना, जो कि यहाँ पे है मेक्सिको में है, ठीक है। तो ये मेज जो है इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, क्वीन ऑफ सेरियल, क्वीन ऑफ सेरियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है हाई प्रोडक्शन देने का कैपेसिटी है। मतलब इसमें इसका जो वेट है, इसका जो प्रोडक्शन है, हाई प्रोडक्शन के कारण इसको क्या बोलते हैं, सेरियल का क्वीन ऑफ सेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये और क्या है हमारा C4 प्लांट है, ठीक है। और क्या शो करता है मेज में, क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका जो मेज का ये है मेज, है ना, मेज है ना। यहाँ पे लीफ निकला, यहाँ पे निकला, यहाँ लीफ निकला, यहाँ लीफ निकला। इसका जो यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ क्या जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैसल बोलते हैं। जो है ना, जो फ्लावर रहता है उसको बोलते हैं टैसल। ये कौन सा है, मेल पार्ट है ना। यहाँ पे पोलन ग्रेन निकलता है। और यहाँ पे जो रहता है ना, आप देखे होगे जो फाइब्रस टाइप का, रस्सा टाइप का, रेसा टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, है ना। अब जब मक्का खाए होते देखोगे इसको सिल्क बोलते हैं। ये कौन सा है, फीमेल ये रहे। ये जो टेसल जो है ये पहले डेवलप होता है एज कंपेयर टू सिल्क, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटेंड्री भी बोलते हैं, जिसका मेल पार्ट पहले डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरता है ना, या दूसरे प्लांट में जाकर गिरता है, तो इसको बोलते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन भी होता है ना। ये था हमारा टेसल और ये था सिल्क, है ना, सिल्क बनना। तो ये था। और जो मेज का जो येलो कलर है, आप देखोगे मेज का जो ग्रेन है वो कौन सा कलर, येलो कलर का रहता है, पीला कलर का रहता है। तो येलो कलर जो या पीला कलर जो है मेज का, इसके कौन सा पिगमेंट के कारण होता है, ये जो क्वेश्चन आता है, क्रिप्टोजैंथिन, क्रिप्टोजैंथिन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें क्वीन ऑफ सेरियल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक कौन सा है, उसका प्रोटोएंड्री दिखाता है हमारा मेज, हम ब्रीडिंग में भी पढ़ेंगे। और इसका जो मेल पार्ट है उसको टेसल बोलते हैं और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो येलो कलर है किसके कारण, क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है पिगमेंट, है ना। तो ये था हमारा मक्का का जो इंपॉर्टेंट कुछ पर्सन। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका जो क्लासिफिकेशन, कौन सा किस टाइप, कितना टाइप का हमारा मक्के का है ना। क्लासिफिकेशन में पहला जो टाइप है फ्लिंट कॉर्न, कॉर्न भी बोलते हैं मक्का को, फ्लिंट कॉर्न। ये क्या है, जिया मेज इंडूराटा। उसके बाद कौन सा, पॉपकॉर्न, जिया मेज एवराटा, है ना, एवराटा। वॉक्सिकॉर्न, जियामेट कैरेटिना, डेंट कॉर्न, जियामेट इंडेंटाटा, है ना। स्टार्च वाला कॉर्न उसको क्या बोलते हैं, जियामेच एमाइलासिया। ये जो है अलग अलग टाइप का उसका सबस्पेसीज है ना, कि हमारा मक्के के अंदर कौन सा, जैसे आप देखोगे पॉपकॉर्न खाए होंगे, है ना,
अब हमारा क्या बोलते हैं फ्लिंट कॉर्न जो नॉर्मल हमारा रहता है ना, ये सब उसका स्पेसिस है, मतलब अलग अलग सब स्पेसिस है। ठीक, ये स्वीट कॉर्न है, एक ठो बच गया था, जियामेज साकाराटा। ठीक है, तो ये सब आप देखे होगे, पॉपकॉर्न खाए हो, नॉर्मल कॉर्न भी हम लोग मक्का खाते हैं और स्वीट कॉर्न भी आप खाए होगे, तो ये सब उसका सब स्पेसिस है। ठीक है, उसी हिसाब से उसका कैरेक्टर है ना। ये जो ऑक्सीकरण रहता है उसके जो ग्रेन के ऊपर थोड़ा वॉक्स टाइप का रहता है, मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, महम टाइप का जो बोलते हैं ना, ऊपर एक तो लेयर दे रहता है ना। पॉपकॉर्न आप खाए होगे, वो क्या होता है, उसका अंदर जो बहुत जो उसका जो ग्रेन रहता है ना, बहुत ज़्यादा ही टफ रहता है, वो जब आप उसको गर्म करोगे वो क्या होता है, फूड के बाहर निकल जाता है। तो ये था अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन मक्के का। ठीक है, तो मक्के के लिए हमारा अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वाटर रिक्वायरमेंट के यहाँ है ना। वाटर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए इसका, 650 से 750 mm। ठीक है, इसका जो क्रिटिकल और सेंसिटिव स्टेज जो है कौन सा है, टेसलिंग। टेसलिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेसलिंग मतलब क्या, मेल पार्ट बना, उसके बाद सेकेंड इरिगेशन चाहिए, तो उसके लिए कौन, टेसलिंग एंड सिल्किंग, ये जो स्टेज है उसका क्रिटिकल है वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीड रेट एंड स्पेसिंग। तो सीड रेट जो है हमारा खरीफ मेज है ना, खरीफ मेज है, हाइब्रिड मेज है, और हम और मक्का को किसके लिए यूज करते हैं, फॉडर के लिए, मतलब चारा के हिसाब से। ठीक है, तो जो खरीफ मेज है उसका कितना चाहिए, 15 से 20 kg पर हेक्टर चाहिए सीड। जो हाइब्रिड मेज है कितना, 25 kg है ना। और जो फॉडर के लिए वो कितना चाहिए, 40 से 50 kg पर हेक्टर चाहिए, क्योंकि फॉडर के लिए हमें क्या होता है, ज़्यादा वेजिटेटिव वाला हमें क्रॉप चाहिए रहता है ना, मतलब ज़्यादा उसका वेजिटेटिव पार्ट चाहिए हमें, ग्रेन तो नहीं चाहिए, तो हमने उससे कहते हैं डेंसली, मतलब आसपास ही उसका जो रो का स्पेस ना कम कर देते हैं, इससे क्या उसका सीड रेट भी बढ़ जाता है। तो इसका जो स्पेसिंग रहता है कितना रहता है, 60 × 15 से 20 सेंटीमीटर है ना, इसका जो स्पेसिंग रहता है लगभग, है ना। ये इसका हमारा रोड कतार से कतार कितना रहता है, 60 सेंटीमीटर, और जो प्लांट से प्लांट के बीच में 15 या 20 के बीच में रहता है। इसका जो प्लांट पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट पॉपुलेशन जो है कितना चाहिए इसके लिए, ये रहता है 60 से 65 हज़ार है ना, कभी कभी 67 हज़ार भी पूछ लेते, क्वेश्चन अराउंड आ जाता है ना। ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट पॉपुलेशन पूछता है मक्का का। ठीक है, उसके बाद हमारा वीड मैनेजमेंट। जो वीड मैनेजमेंट के लिए हमारा कॉमन जो खरीफ वाला जो वीड रहता है वो सब लगता है इसमें, है ना। उसका जो वीड मैनेजमेंट के लिए हमारा सबसे कॉमन जो हर्बिसाइड यूज होता है कौन सा, एट्राजिन सिमाजिन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, एट्राजिन एंड सिमाजिन हर्बिसाइड यूज फॉर कौन सा सीरियल के लिए, ये कौन सा क्रॉप के लिए पूछता है मेजरली, तो ये कौन सा मक्के के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, आपको याद रखना है वीड मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा, आप जानते हो खरीफ में मक्का लगाते हैं, है ना, और रबी पे भी लगाते हैं। जो मक्के जो मेज है वो क्या है हमारा, डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब इसके लिए कि ना लाइट का ड्यूरेशन जरूरी नहीं है कि इतना ड्यूरेशन का लाइट होगा तो तभी उसका ग्रोथ होगा, कुछ नहीं है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट नहीं। जैसे खरीफ में जो क्रॉप रहता है वो क्या रहता है, शॉर्ट डे प्लांट रहता है, मतलब उसका ड्यूरेशन कम चाहिए, और जो रबी में रहता है उसका वो क्या रहता है, लॉन्ग डे प्लांट रहता है। और जो क्रॉप कौन सा मतलब लाइट के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। तो मक्का जो है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट है ना। और क्या चाहिए, और क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक है, और क्या है, C4 प्लांट। ठीक, और ये जो वीड मैनेजमेंट बात इसका आपको बताया था, मक्का क्या है खरीफ में मेजर लगाते हैं, और बिहार साइड में इसका रबी क्रॉप के हिसाब से भी लगाते हैं, है ना। तो पूछते हैं इंडिया में कौन सा जो स्टेट है जहाँ पे हमें मक्के को रबी क्रॉप के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे, हमारा बिहार में। ठीक है, तो ये था। और इसके जो इंसेक्ट और डिजीज कुछ लगता है, इंसेक्ट में जैसे उसका सूट बोरर है ना,
उसका जो क्या बोलते हैं सूट बोरर रहता है, स्टेम बोरर रहता है ना, उसका एफिड भी रहता है ना। और डिजीज में क्या रहता है इसमें, इसका ब्लाइट रहता है ना। ये सब इसका इंसेक्ट डिजीज जो कॉमन इसका लगे रहता है ना। और कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण भी होता है, जैसे जिंक के डिफिशियंसी से उसमें क्या होता है, व्हाइट बॉर्ड डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। व्हाइट बॉर्ड डिजीज जो होता है ये किसके कारण, कौन सा न्यूट्रिएंट के कारण, जिंक के डिफिशियंसी के कारण, है ना। और फास्फोरस के डिफिशियंसी के कारण क्या होता है इसमें, पर्पल जो बैगनी कलर का और रेड कलर का इसका कलरेशन होगा, मतलब कलर पिगमेंट पाया जाएगा, किसके कारण, एंथोसियानिन पिगमेंट के कारण, है ना। ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक और फास्फोरस के कारण। ठीक है, तो ये था मक्के के बारे में डिटेल्स। तो मेज के टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना चाहिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। टेम्परेचर इसका जो मिनिमम है कितना चाहिए, 8 से 10 डिग्री, है ना। और ऑप्टिमम कितना चाहिए, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम कितना चाहिए, 40, है ना, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका ग्रोथ के लिए मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो मेज के बाद हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ने वाले हैं सोरगम। सोरगम को क्या बोलते हैं, और ज्वार भी बोलते हैं, है ना। तो सोरगम को क्या और क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कैमेल क्रॉप बोलते हैं। कैमेल क्रॉप क्यों बोलते हैं, वो कौन सा एरिया में, जो ड्राउट जो एरिया, मतलब जहाँ पे सूखा एरिया के लिए वो ज़्यादातर ये होते हैं। तो पहला जो अभी हमारा जो क्रॉप अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, वो क्या है, सोरगम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोरगम बाइकॉलर। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 20 है ना। और जितना जो सीरियल क्रॉप है वो कौन सा फैमिली से आते हैं, ग्रामीनी फैमिली, तो इसलिए मैं फैमिली नहीं लिख रहा हूँ, है ना ये। और इसका जो ओरिजिन है कहाँ से, ये इंडिया से है। ठीक है, इसका जो ये, इसको और क्या बोलते हैं, अदर कॉल्ड एज कैमेल क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कैमेल क्रॉप किसको बोलते हैं। कैमेल क्रॉप क्यों बोलते हैं, जैसे कैमेल ऊंट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, रेगिस्तान में। क्यों, वहाँ पे सूखे एरिया को जैसे वहाँ सह जाता है, वैसे ये जो क्रॉप है जो सूखे एरिया है, मतलब ड्रॉट एरिया है जहाँ पे सूखा है ना, वहाँ पे ये सह जाता है, मतलब उसका ग्रोथ हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए कैमेल क्रॉप बोलते हैं। और इसको और क्या यूज करते हैं हम, फॉडर के लिए यूज करते हैं, मतलब चारा हिसाब से यूज करते हैं। कब, इसका चारा हिसाब से यूज करने का रीजन क्या है, जब इसका 50% का फ्लावरिंग आ जाता है हमारा क्रॉप में, तब उसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये वेजिटेटिव स्टेज में रहता है, मतलब स्टार्टिंग हुआ, इसका जर्मिनेशन होकर वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, है ना, पत्ती आ गया, है ना, जस्ट यंग स्टेज है, उसमें क्या रहता है, उसका जो पत्ती में क्या रहता है, हाइड्रोसायनिक जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं, धुरीन भी बोलते हैं, कभी कभी धुरीन भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, टॉक्सिक है। इसको यदि हमारा गाय या किसी को खिलाएंगे, वो क्या है, उसके लिए जहरीला होकर उसका डेथ हो जाता है ना। तो इसके HCN का जो अमाउंट जो रहता है, ये इसका कब रहता है, इसका वेजिटेटिव स्टेज में रहता है। इसलिए जब तक ये इसमें 50% फ्लावरिंग आ जाता है, तब तक इसको काट के चारा हिसाब से हम नहीं खिलाते हैं, है ना। इसलिए इसको 50% फ्लावरिंग के बाद इसको हम चारा हिसाब से खिलाते हैं। किसके कारण, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि किसके कारण इसको टॉक्सिसिटी पाया जाता है, HCN के कारण, हाइड्रोजन सियानाइड, इसके कारण कब, कौन सा स्टेज में रहता है, वेजिटेटिव स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, और धुरीन भी बोलते हैं, है ना। और इसका जो मेजर जो वीड है कौन सा है, स्ट्राइगा। ये क्या है, टोटल रूट पैरासाइट भी आपको बताया था, टोटल रूट पैरासाइट। ये कौन सा ये में रहता है, सोरगम में पाया जाता है। ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट स्ट्राइगा इज द मेजर वीड ऑफ किसका है, सोरगम में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर रहता है कितना, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठीक है, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर रहता है, जिसमें इसका ऑप्टिमम ग्रोथ होता है। ठीक है, और इसका जो सीड रेट है, इसका जो सीड रेट है कितना है, 12 से 15 kg पर हेक्टर। इसका स्पेसिंग कितना रखते हैं हम लोग, रो से रो, प्लांट के बीच 45 × 15 सेंटीमीटर, है ना। 45 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट, ऐसे रो से रो के बीच, मतलब कतार के बीच, और 15 सेंटीमीटर किसके बीच में, प्लांट और प्लांट के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो और ये फोडर के लिए, जो फोडर क्रॉप हम इसको पहले जो 12 से 15 kg किसके लिए लिए, हमारे ग्रेन के लिए। तो जब हम चारा के हिसाब से लेंगे, इसका कितना चाहिए सीड रेट, 30 से 35 kg,
है ना। तो आपको बताया फोल्डर में क्या चाहिए, इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन सियानाइड रहता है, जो उसको टॉक्सिक बना देता है गाय या जो भी हमारा लाइफ स्टॉक को चारा हिसाब से देने में। तो जब तक 50% फ्लावरिंग नहीं आया तब से उससे पहले हमें उसको काट के नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसको पूछता है कि एससीएन किस में पाया जाता है ना। तो सीड रेट हो गया 30 से 35 केजी। इसका जो पहला वेराइटी फर्स्ट हाइब्रिड जो है सोरगम का कौन सा है, CSH1, है ना। ये 1965 में डेवलप हुआ था, है ना। CSH1 जो है पहला हाइब्रिड है सोरगम के, ठीक है। ये था हमारा सोरगम के बारे में। और इसका एक तो और एक है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका जो मेल स्टेराइल लाइन है, मेल स्टेराइल लाइन, है ना। मेल स्टेरिलिटी इसका जो आता है ना। मेल स्टेरिलिटी मतलब क्या है, इसका जो मेल पार्ट जो रहता है वो क्या होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, है ना। मतलब वो स्टेराइल रहेगा, उससे कोई जर्मिनेशन नहीं, जो पोलन ग्रेन ना नहीं बनेगा, है ना। वो जाके यदि भी पोलन ग्रेन बन गया वो जाके जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। इसके उसको क्या बोलते हैं, मेल स्टेराइल। तो मेल स्टेरिलिटी किसके कारण है, कंबाइन काफिर 60, ये सी के क्या है, कंबाइन काफिर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कंबाइन काफिर 60 किसके मेल स्टेरिलिटी कौन सा क्रॉप का है, तो आपको सोरगम याद रखना है, ठीक है। तो कंबाइन काफिर किसके कारण है, सोरगम के कारण, है ना। कंबाइन काफिर 60, ठीक है। वो स्टेराइल लाइन यूज होते हैं हमारा मेल स्टेरिलिटी सोरगम में लाने के लिए, ठीक है। तो इसका पहला हाइब्रिड क्वेश्चन पूछता है CSH1, और इसका जो हाइड्रोजन सियानाइड पाया जाता है, और उसका वीड जो है स्ट्राइगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सोरगम के लिए, है ना। तो नेक्स्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैमेल क्रॉप। क्यों, क्योंकि ये सूखे एरिया में, जैसे ऊंट रहता है रेगिस्तान में, सूखे एरिया में सह जाता है, तो हमारा सोरगम जो है सूखे एरिया में सह जाता है। तो नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारा बाजरा, उसको और क्या बोलेंगे, पर्ल मिलेट बोलते हैं। बाजरा या इसको और क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट। और क्या बोलते हैं इसको, कैंडल मिलेट। और क्या, कैटटेल मिलेट, मतलब वो जो बिल्ली के पूंछ, है ना, कैटल मिलेट। और कुंबू इसको बोलते हैं। और कैंडल मिलेट क्यों बोलते हैं, आप देखिए उसका जो बाजरा का जो ग्रेन होता है ना, वो इस टाइप के कैंडल टाइप का बन जाता है, इसमें इसका ग्रेन रहता है, तो इसलिए उसको कैंडल मिलेट बोलते हैं, ठीक है। और ये और क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सोर्स ऑफ मिनरल, सबसे ज़्यादा सोर्स है मिनरल का इसमें एमंग सीरियल। जितना सीरियल क्रॉप है सबसे ज़्यादा जो मिनरल मिलेगा वो किस में पाया जाएगा, हमारा बाजरा में, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेनिसिटम, एक है ग्लाउकम भी बोलते हैं, ग्लाउकम, और पेनिसिटम टाइफॉइड, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n14 है। और इसका ओरिजिन कहां से है, अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया हमारा बाजरा। पहला जो बाजरा, अभी अब पहले तो उसको मैं बता रहा हूँ, इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट सोरगम का मैं आपको बताना भूल गया। वाटर रिक्वायरमेंट सोरगम का बहुत कम चाहिए, इसको 300 से 400 mm तक, मतलब 30 से 40 सेंटीमीटर का उसका यदि जो वाटर भी हो में वो ग्रोथ कर लेता है, मतलब बहुत कम पानी में भी वो ड्राउट सिचुएशन में ग्रोथ है। बाजरा भी वैसे ही, उसके लिए उसमें भी सॉरी इसके लिए भी 300 से 400 mm का पानी चाहिए, है ना। उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा वाटर लोग की कंडीशन ये सह नहीं पाएंगे लोग, है ना। तो बाजरा का और एक क्या चीज़ है, इसका जो पहला हाइब्रिड है, फर्स्ट हाइब्रिड जो है उसका नाम क्या है, HB1। ये कब हुआ था, 1964 में डेवलप हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा, ठीक है। और क्या, इसका जो मेल स्टेरिलिटी किसके कारण होता है, टिफ्ट 23 इसके कारण इसका मेल स्टेरिलिटी, ये टिफ्ट 23 जो जीन है इसके कारण इसका मेल स्टेरिलिटी आता है, ठीक है। और इसका जो सीड रेट कितना चाहिए, 4 से 5 kg पर हेक्टर, है ना। और इसका स्पेसिंग, क्योंकि इसका सीड जो है बहुत छोटा छोटा रहता है ना, और हल्का रहता है, इसलिए इससे कम चाहिए। और स्पेसिंग कितना रहता है, 45 × 15
है ना। 45 का कितना है, कतार से कतार के बीच, और 15 इसका प्लांट से प्लांट के बीच में स्पेसिंग होता है, ठीक है। और इसका जो इंसेक्ट, जैसे सोरगम का मैं आपको बताना भूल गया, सोरगम का भी इंसेक्ट का क्या है, सोरगम सूट बोरर, है ना, और उसका डिजीज वगैरह जैसे सोरगम का रोस्ट है ना, ये सब चीज़ें उसका क्या है, इंसेक्ट डिजीज है। और जैसे बाजरा का भी वैसे ही जैसे रहता है, बाजरा की वजह से सूट बोरर वगैरह रहता है ना। बाजरा का उसका एक रहता है क्या, रोस्ट भी रहता है, उसका भी बर्न्ट टाइप का भी रहता है ना। ये सब उसका इंसेक्ट डिजीज वगैरह है, ठीक है। तो ये था हमारा सीरियल क्रॉप आज का, है ना। तो ये सीरियल में सब कुछ हमारा मेजर सीरियल जो था उसके बारे में था, है ना। तो बाजरा का और एक चीज था, है ना, ये प्रोटोगाइनी है। जैसे मैं बताया था आपको, प्रोटोएंड्री कौन है, मेज था, जिससे उसका एंड्रोइड से मतलब मेल पार्ट पहले डेवलप होता है। तो प्रोटोगाइनी क्या है, बाजरा में है, मतलब इसका जो फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट पहले होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फीमेल और क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड है। और जो सोरगम था वो क्या है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। उसमें क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों पाया जाता है, मतलब मेजॉरिटी क्या रहता है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, इसलिए उसका नाम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है ना। तो प्रोटोगाइनी इसमें पाया जाता है बाजरा में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पल्सेस एंड फाइब्रस क्रॉप, ठीक है।